हेलो एवरीवन, मैं सुनील आपका एक बार फिर से एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और आज का मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही फैक्ट से भरा हुआ है। बिल्कुल सही फैक्ट, मतलब कि फैक्ट की बिल्कुल भरमार है आज के मेरे इस वीडियो में, जो कि जियोग्राफी से ही रिलेटेड है। और पूरा जो अपना हिंदुस्तान है, भारत है, इसका जो भौतिक विभाजन है आज हम उस पर बात करेंगे पूरा विस्तार से। पहले तो मैं मैप बनाऊंगा इंडिया का, और आप लोग भी बनाना सीख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और भी मैप्स बनाने का प्रैक्टिस करो आप लोग। ओके, तो चलते हैं अपने भारत के भौतिक विभाजन की तरफ। लेट्स गो। ओके, तो पहले मैं मैप बनाता हूँ और आप लोगों को एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है, बस शुरू हो जाना है। ओके, और पूरा ध्यान से, पूरे मतलब कि एकदम जिज्ञासु बन के आपको जो है पूरा वीडियो देखना है कि अब इसके बाद क्या, अब उसके बाद, जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो ये आपको जिज्ञासा बनाए रहनी चाहिए A to Z, तभी समझ में आता है। ओके, तो चलते हैं मैप पर, देखते हैं। ओके, तो भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन क्या है भारत का। पहले तो मैं सूचना दे दूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, जो कि अपना हिंदुस्तान है, जो अपना इंडिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ओके, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सभी को पता होगा एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, और ये एशिया में किस भाग में पड़ता है, किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण एशिया में आपका देश आता है। ओके, और सभी जानते हो क्षेत्रफल कितना होगा, 32,87,263 है ना, वर्ग किलोमीटर ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,000 ना। तो लिख लेना है आप लोग को। क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है ना, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। तो चलते हैं। ओके, मैप बनाते हैं पहले हम लोग एक, तभी समझ में आएगा फिजिकल डिवीजन आप लोगों को ना। सभी लोग मैप भाई बनाने की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सीखोगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। ओके, आप नहीं सीखोगे तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग जो है थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब कमी कर रहे हो। तो कमी ना करें, बल्कि इस क्वालिटी को सुधारें जरूर। ओके, मतलब सुधारना है आप लोगों को। ओके, सुधारना है आप लोगों को। नहीं सुधारेंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, अब इधर ले लेते हैं, ये हमारा गुजरात है। ओके, गुजरात पोर्शन है हमारा ये। गुजरात पोर्शन चलते हैं। ओके, तो समझ में तो आप लोग को आ ही रहा होगा, ये अपना इंडिया का मैप हुआ, झट से बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कैसा लगा मेरा मैप जरूर लिखो आप लोग। ओके, अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये इंडिया का मैप है, जो पड़ता कहाँ है, मैं यहाँ पर पहले थोड़ा मेंशन किए देता हूँ। भौतिक विभाजन। ओके, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। ओके, सभी लोग जानते हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे इसको देखें, हिंदी तो आती है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। तो भौतिक विभाजन मैंने मेंशन कर दिया है, और हम लोग आज भौतिक विभाजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं कितना इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए होता है। ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए है। 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम, 12th वाले, यूपीएससी, पीसीएस, लेखपाल, टीजी, वो मतलब कि पीजीटी जो जिनका ज्योग्राफी होता है, या टीजीटी में भी, और जो टेट होता है, जो पीईटी वाला भी पेपर जो होता है, ये सबके लिए मतलब कि इंफॉर्मेटिव है। ओके, तो इस प्रकार से हम लेते हैं भौतिक विभाजन। 32,87,200 जो है 63 इसका क्षेत्रफल है। ओके, 32
87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये नोट आउट कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दक्षिणी एशिया मैंने बता दिया है। ओके, तो इसका जो पहला विभाजन है वो क्या है? इसका जो पहला विभाजन है वो है जो है मतलब कि हिमालय का उत्तर का जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, जिसको हम पूरा हिमालयन रीजन कहते हैं ना, तो हिमालयन रीजन में हम लोग बात करेंगे पहले। तो यहां पर मैं लिखता हूं, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय जिसको हम कहते हैं। ओके, जिसको हम हिमालय कहते हैं, हिमालय, द ग्रेट हिमालय। ओके, जो चाइना देश से हमारी रक्षा करता है, मानसूनी वर्षा करने में भी सहायक होता है, क्योंकि ये मानसून को आगे जाने से नहीं दो, मतलब कि आगे नहीं जाने देता है। और रशिया, साइबेरिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवा को ये हिमालय रोक लेता है ना, और एक शीत मरुस्थल होने से अपने ये देश को बचाता है। शीत मरुस्थल माने जहां बहुत ठंड पड़ती है। ओके, लेट्स गो। तो हिमालय, अब हिमालय क्या है? एक नवीन बलित एक मोड़दार पर्वत है ना, जो कहां से कहां तक है विस्तृत? आपके ये जम्मू कश्मीर से लेकर के पामीर का पठार है यहाँ पर, उसी से जुड़ा हुआ है ये। मतलब कि हिमालय आपका यहाँ शुरू होता है और आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ओके, इस भाग में चौड़ा है और इस भाग में जाकर के धीरे धीरे ये संकरा हो जाता है आपका हिमालय। ओके, हिमालय आपका यहाँ पर जाकर के संकरा हो जाता है। तो आज 2-3 पेन का यूज करेंगे हम, समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, तो हिमालयन रेंज को हम ऐसे करके देख लेते हैं, है ना। ये आगे जा करके ऐसे करके चला जाता है ना। तो इस प्रकार से ये वक्राकार है। ओके, और जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक आपके हिमालय का विस्तार, मतलब कि एक इसका विस्तार है, पामीर के पठार से जुड़ा हुआ है, जिसको संसार की छत भी कहते हैं। वहां से हिंदू कुश पर्वतमाला निकल जाती है, उस भाग में ध्यानशाल पर्वतमाला जो कि चाइना में पड़ता है, और इधर से हिमालय पर्वत निकल जाता है। ओके, लिखे देता हूं, हिंदू कुश, हिंदू कुश, और आपका ये यहां पर पूरा जो है हिमालय हो गया। ये आपका हिमालय हो गया है, मैंने एरो से संकेत कर दिया है। और हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय, और शिवालिक जिसको निम्न हिमालय भी कहते हैं। ओके, अब जैसे उच्च हिमालय जो है वो इस भाग में पड़ता है, आपका इस भाग में पड़ता है। ओके, इस भाग में पड़ता है, इस भाग में पड़ता है जाकर के, जहां पर संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंटेन पीक्स, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। ओके, ये उच्च हिमालय में आता है। ओके, ये किस में आता है आपका? ये आपका आता है मतलब कि बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय, बृहद ये हिमालय में आता है आपका। ओके, बृहद हिमालय में आता है, बृहद हिमालय हो गया, जिसको ट्रांस हिमालयन कहते हैं। क्या, और सबसे ऊंची चोटियां जो है बस वो यहीं पर स्थित हैं। मैं भी आप लोग को नाम बताऊंगा उनके, और कैसे याद करना है ये भी बताता हूं आप लोगों को। उसके बाद आपका आता है कौन सा? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय आता है आपका, ये भी यहां तक जाता है, ये मध्य हिमालय हो गया आपका। ये आपका हो गया मध्य, ये आपका हो गया मध्य हिमालय। ओके, मध्य हिमालय हो गया। थोड़ा यहाँ मार्कर नहीं चल पा रहा है, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर पड़ता है आपका मध्य हिमालय पड़ता है। मध्य हिमालय में हिमाचल वो शिमला पड़ता है, काठमांडू की घाटियां पड़ती हैं, नेपाल की राजधानी और दार्जिलिंग का क्षेत्र आता है। दार्जिलिंग आपका इस भाग में पड़ता है और जो कि पश्चिम बंगाल का ही जिला है और वहां पर विश्व प्रसिद्ध चाय का उत्पादन भी होता है। दार्जिलिंग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके, उसके बाद जो आपका आता है वो है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। दून का मतलब होता है घाटियां, वो इस भाग में पड़ती जो कि उत्तराखंड में, वो शिवालिक श्रेणी के ही अंतर्गत आता है। इस भाग से होते हुए ये यहाँ पर जाकर के ये एंड होता है आपका तीन हिमालय। ओके, तो मतलब कि बृहद हिमालय या उच्च मतलब कि उच्च हिमालय और एक मध्य हिमालय और एक आपकी शिवालिक श्रेणी हो गई। इतना तो समझ में आपको आया। कहां से कहां तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश। क्या कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। ओके, भारत का सबसे कहते हो ना पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है आपका। ओके, हिमालय का वलित पर्वत है ना। उसके बाद अब हिमालय की वो ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी हैं, वो हाईएस्ट माउंटेन पिक्स कौन सी हैं, ये मैं आप लोगों को आज बताता हूं। मैं तीन नहीं बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो लोग सभी जानते हैं। मैं इसमें दो और जोड़ूंगा, हैं तो बहुत सारी लेकिन दो और जोड़ूंगा, 5 हो जाएंगी तो आपका नॉलेज दूसरों से बेहतर होगा, है ना, तो मजा आ जाएगा। इसी से बात 3 नहीं 5 बताओ आप लोग। ओके, हिला कर रख दो जीके में आप सबको। अब वो कौन कौन सी है पहले मैं यहां मेंशन किए देता हूं। मैं नंबर लिख रहा हूं, समझ में आप लोग को आएगा। इधर ओके, यहां पर नंबर 1, इधर नंबर 2, नंबर 3, है ना। ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, लिख देते हैं यहां पर। थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं। हाँ ओके, देखिए नंबर 1 हम यहां ले लेंगे। ओके, नंबर 2 हम इधर लिख लेते हैं। सभी लोग लिखते चलेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इस भाग में। यहां पर कौन सा स्टेट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर, यहाँ पर कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना। उसके बाद नंबर 3 हो गया, फिर है नंबर 4 और यहाँ पर है नंबर 5। ओके, अब इन नंबरों से मैं आपको बताते चलता हूँ कौन कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं। ओके, लेट्स गो। अब ये मैं इस साइड में लिख रहा हूं, आप लोग लिखते चलोगे। ओके, पहला है नंबर 1, सभी को पता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। ओके, क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज माउंट के नाम पर, है ना। जॉर्ज एवरेस्ट एक व्यक्ति का नाम था, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट। तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ता है। इसकी हाइट आप लोग को अलग अलग मिलेगी, अलग अलग जगहों पर 8848 मीटर, कहीं पर 8850 मीटर भी मिलता है और 52 मीटर भी मिलता है ना। तो आप लोग को इन दोनों को लर्न कर लेना है। 8848 मीटर कहां पर, मैंने यहां लिखा है नंबर 1, तो नंबर 1 ये है आपका माउंट एवरेस्ट, सबको याद है। उसके बाद नंबर 2 पर हम आते हैं। ओके, नंबर 2 पर हम आते हैं। नंबर 2 पे कौन सा है? माउंट K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ओके,
गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, ओके, या K2 भी कहते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे भाई, ओके, K2 भी कहते हैं। इसकी हाइट है 8, 6, 11 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है माउंट K2 की, जो भारत के जम्मू कश्मीर के इस भाग में पड़ती है, ओके। उसके बाद फिर कौन सा है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ये रहा आपका कंचनजंगा, ओके, कंचनजंगा, ये आपका पड़ेगा इसमें कंचनजंगा, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, थोड़ा मार्कर चलने में प्रॉब्लम हो रही है। कंचनजंगा, कंचनजंगा नंबर 3 पे है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कंचनजंगा, ओके। कंचनजंगा की हाइट क्या है, 85, 86, बहुत आसान है, 85, 86, 85, 86 ऐसे करके याद कर लेना आप लोग सीक्वेंस में, सीरियल में, ओके। उसके बाद आपका आता है नंबर 4। नंबर 4 है आपका ये, इसका नाम है लहोत्से। क्या है, लहोत्से, लहोत्से, लहोत्से नंबर 4 पे आता है। इसकी हाइट क्या है, 8516 मीटर, ओके। 8516 किसकी हाइट है, आपको याद रखना है लहोत्से की, 8516 मीटर याद कर लेना है, ओके। अभी फार्मूला बताते हैं कैसे याद करना है, आप लोगों को वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा, है ना। नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे आपका आता है मकालू, मकालू, ओके, मकालू हो गया, ये हो गया। अब मकालू आप लोग को याद कर लेना है ना। इसकी हाइट क्या है, 84, 85 मीटर। याद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। कंचनजंगा की हाइट क्या है, 85, 86 मीटर है ना। कंचनजंगा की हाइट क्या है, 85, 86 मीटर है। और जो मकालू है, मकालू की हाइट क्या है, 84, 85 मीटर। तो लोग यार 85, 86 जस्ट इसके पीछे हो जाएगा, 84, 85 मीटर हो जाएगा ना। तो आप लोग को इस प्रकार से इसको याद कर लेना है। तो ये 5 जो हैं आपकी क्या हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं। अब याद करने वाली दिक्कत जैसे आती है, जैसे याद करने की जो दिक्कत आएगी वो मैं आप लोग को बता ही देता हूं कि किस प्रकार से आप लोग को याद रखना है, ओके। फार्मूला क्या है, एवरेस्ट है ना, गॉडविन ऑस्टिन है, ए आप लोग को याद रखना है, ए गॉड है ना, ए गॉड, ए गॉड, ए गॉड आप लोग को याद रखना है, ए गॉड है ना। उसके बाद ए गॉड, ए गॉड। उसके बाद नाम आता है कंचन। क्या नाम आता है, कंचन, ए गॉड, ए गॉड कंचन, ए गॉड कंचन। लहोसे में क्या लेना है आपको, से, कंचन से। मकालू, मकालू से क्या निकल रहा है, मैं क्या लूं, मैं क्या लूं। कंचन से मैं क्या लूं, मैं क्या लूं। एकदम ग्रामेटिकली तो मैं नहीं लिख रहा हूं ना कि मैं मतलब कि मकालू लिखूं, सेंटेंस बनना चाहिए। ए गॉड कंचन से मैं क्या लूं, मैं क्या लूं। तो मकालू हो गया ना आपका ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लर्न कर लेना है ना, ओके। ए एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचन, कंचनजंगा से आपका लहोसे हो जाएगा। मकालू मैं क्या लूं, ए गॉड कंचन से मैं क्या लूं। ये आपके हो गए हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, ओके, जो कि मैंने बता दिए 5 हैं। फॉर्मूले जरूर बनाओ, ट्रिक तभी याद होगा आप लोगों को, अन्यथा भूल सकते हो आप लोग, है ना। तो ये आपका हो गया हिमालय की 3 श्रेणियां। उसके बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। ये सब एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th का, चाहे वो ज्योग्राफी में, चाहे वो
किसी भी कंपटीशन का हो ये जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग को याद कर लेना है। ए गॉड कंचन से मैं क्या लूं, और हाइट भी आप लोग लिख करके याद करते चलिए। कितना इजी वे में मैंने बताया आप लोगों को, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। 100% है, मुझे विश्वास है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो आता है फिर वो आता है आपका, उसके बाद आपका आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो वर्ल्ड का सबसे उपजाऊ मैदान है ना। अब इसका जो विस्तार है आपका वो कहां से कहां तक है, इसके अंतर्गत आपका ये सब आता है ना। पंजाब भी और पूरा ऐसे जा करके ये आगे तक बढ़ता है और असम तक कवर करता है आपका क्या, उत्तर का विशाल मैदान कवर करता है आपका। वेस्ट बंगाल भी ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उत्तर के विशाल मैदान में मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आएगा, ये राजस्थान, तो ये तो मरुस्थलीय भाग हो गया आपका, ये दक्कनी भाग है ना। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ओके। उत्तर का विशाल मैदान बेहद उपजाऊ। अब जो उत्तर का विशाल मैदान है ये कई प्रकार की नदियों से के द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदा, उपजाऊ मृदा से बना हुआ है। अब वे नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं ना, उनके नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। वे नदियां कौन कौन सी हैं, एक है सिंधु नदी, एक है सिंधु नदी, दूसरी कौन सी है, दूसरी है गंगा नदी, ओके। पहली कोई भी लिख लो, नाम बता रहा हूं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके द्वारा, जो इनकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदाओं से उत्तर का विशाल मैदान आपका ये निर्मित है, अत्यंत उपजाऊ मैदान। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये बाहर निकलती है चीन में मानसरोवर झील के पास से, है ना। मानसरोवर झील के पास से लिख देते हैं, मानसरोवर झील से आपकी नदी निकलती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी आपकी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से ना। मानसरोवर झील से निकलती है और ये यहां से निकलते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है और कहां पर जाकर के गिर जाती है, अरब सागर में। ये सिंधु नदी हो गई। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है, ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है, ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। और इधर देखेंगे आप लोग अरुणाचल प्रदेश में ये जो है एंट्री करती है और असम से बहते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, बांग्लादेश में एंट्री करती है ना, बांग्लादेश में एंट्री करती है इस प्रकार से। और यहाँ से जो गंगा आती है वो भी इसमें आकर के मिल जाती है और अंत में कहाँ चली जाती है मिलकर के, बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पर जो गंगा नदी है वो अपना सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कुछ बहुत मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग लिखते रहेंगे ना, वो समझा रहा हूँ मैं, वो आपको लिखना जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ, फिगर में तो बता ही रहा हूँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये, है ना। ये कौन सी नदी हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये आप लोग लिख लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये कौन सी हो गई आपकी, सिंधु नदी, ओके। और बाकी जो यहाँ से निकलती है सबको पता है, गंगा नदी है ये आपकी, ये आपकी गंगा नदी है, ओके। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो उसमें आकर के मिल भी जाती हैं, जैसे यमुना भी आके मिलती है इसमें, गोमती भी जाकर के मिल जाती है इसमें ना, यमुना, गोमती और गंडक और कोसी नदी, है ना, सोन नदी, ये सब जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो सब उपजाऊ मृदा बहा कर लाती हैं और यहाँ पर उसको फैला देती हैं। ब्रह्मपुत्र की जो है एक नदी है मानस नदी, जो इसकी सहायक नदी है, मानस नदी है ना, ये है ना। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं, है ना। दिहांग नदी भी कहते हैं, शांगपो भी कहते हैं, शांगपो दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं,
शानपुर देश के बाहर कहलाती है, अपने देश में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है अपने देश में अरुणाचल प्रदेश और कहाँ से होके बहती है, असम से, केवल मेघालय नहीं जाएगी। इसीलिए देखिए ये मेघालय नहीं जाती है, ये मेघालय नहीं जाती है, मेघालय इस भाग में है तो असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ओके, और यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद जो सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये मैं यहाँ पर लिखे तो फिर बाद में उसको मैं इरेज कर दूंगा। सिंधु की सहायक, सिंधु में जो जाकर के मिल जाती है कौन कौन सी हैं, एक है झेलम, ओके, चेनाब, चेनाब, झेलम चेनाब या चिनाब भी कहते हैं, झेलम चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ना, सतलुज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज। इसमें ये सब नदियां हैं जो कि इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, है ना। ये आप लोगों को याद कर लेना है, किसकी सहायक नदियां हैं ये इस तरीके से आती हैं और सिंध में आकर के फाइनली सब जो है सिंध में जाकर के मिल जाती हैं। ये सारी की सारी, इसको आप लोग लिख लें, ये सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदियां, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद मैं इसको इरेज के देता हूँ, बहुत कुछ बताना है। इसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ, जो उत्तर के विशाल के मैदान में जो नदियां आती हैं, जो बह करके आती हैं, वे पांच भागों, वे पांच चीजें बनाती है। जैसे क्या है, पहला भाबर, भाबर लिख लेंगे आप लोग, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि लिखा रहे बाद में भी। भाबर, फिर तराई, ये नदियों के पार्ट हैं, भाबर हो गया, फिर तराई हो गया। ओके, भाबर, भाबर, तराई, बांगर, ओके, बांगर। उसके बाद है खादर। फाइनली जहां पर मिलती है जाकर के जिस भाग में, वहां पर ये डेल्टा बनाती है। ओके, डेल्टा बनाती है। भाबर किस भाग को कहते हैं, ये पहाड़ी भाग में जब नदी निकलती तो पहाड़ों के बीच से होकर के निकलती है। तो जैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग देखिए इसको, मैं यहां बता रहा हूं, बड़े बड़े पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से आप लोग देख सकते हो, ये मैंने पत्थर बना दिए हैं, है ना। और इसी के बीच से होकर के नदी बहती है, कल 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 करके बहती है। ओके, ऐसे करके नक्शा बनाते हुए जो पानी पत्थरों के बीच से ये होकर के बहता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाबर। पानी दिखता नहीं, बढ़िया सुंदर सी मीठी सी आवाज आती है, दिखता है लेकिन छिप करके आता है। अचानक जब पानी मैदानी भाग में प्रवेश करता है, तराई भाग में, तो एकदम साफ दिखता है पानी तराई भाग में। बांगर माने होता है जो नदी के पुराने जलोढ़ अवसाद हैं जो जमा हो जाते हैं नदियों के बीच बीच में। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टापू टाइप का दिखने लगता है, उसको कहते हैं बांगर। और जो नई मिट्टी हर साल बह करके आती है, उसको खादर कहते हैं, है ना। खादर माने नई, नई जलोढ़, नई जलोढ़ मृदा। ओके, खादर माने, और बांगर माने पुरानी, पुरानी जलोढ़ मृदा। लिख लेंगे आप लोग, ये समझना है। डेल्टा माने जब नदी ऐसे आती है ये बह करके, तो इस भाग में, जो इस भाग में इसका बहाव जो होता है धीमा हो जाता है। किसका, नदी का बहाव धीमा हो जाता है और दूर दूर तक पानी इसका फैल जाता है, ऐसे करके। तो एक शेप बनता है इसमें, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो देखिए ऐसा शेप बन करके आता है। साइंस में पढ़ते होंगे मैथ में डेल्टा, तो वहीं से लिया गया है और ये शेप बनता है, तो नाम दे दिया गया है डेल्टा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स गो। तो ये डेल्टा समझ में आया, सुंदरबन का डेल्टा सभी जानते हो, पश्चिम बंगाल में सुंदरी नामक वृक्ष है, इसकी वजह से सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। उसके बाद आपका ये पड़ता है मरुस्थलीय भाग पड़ता है, इस भाग में पड़ता है मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग पड़ता है। ओके, जहां पर थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल इतने भाग को कवर करता है। ओके, थार का मरुस्थल इतने भाग को कवर करता है। जो पाकिस्तान वाला जो मरुस्थल है उसको हम चोलिस्तान कहते हैं।
जो यहाँ का मरुस्थल है अपने इंडिया का, उसको हम कहते हैं थार। जो पाकिस्तान वाला मरुस्थल है उसको हम क्या कहते हैं, चोलिस्तान। बोल दिया है, समझ में आए तो लिख लेंगे, चोलिस्तान कहते हैं, ये पाकिस्तान वाला मरुस्थल कहलाता है। ओके, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में पड़ती है ना, तो इतना समझ में आया आपको। अब जो आपका आता है वो क्या आता है, ये मैं लिखता हूं, विंध्या, विंध्याचल की पहाड़ियां, फिर है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ओके, आगे यहां पर क्या पड़ता है, आगे यहां पड़ता है आपका कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर, हाँ, कैमूर की पहाड़ियां, ये कैमूर की पहाड़ियां। और इधर पश्चिम बंगाल झारखंड को जो कवर करता है उसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। ओके, इस भाग में लिखे देता हूं, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। तो विंध्याचल सतपुड़ा इसका इस भाग ये कहलाता है दक्षिण भारत, ये भाग कहलाता है उत्तर भारत। तो एक प्रकार से ये विभाजक पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दो भाग में डिवाइड करती है ना। और इसी भाग में आपका क्या है, स्थित है दक्कन का पठार। ओके, दक्कन का पठार स्थित है आपका यहाँ पर, दक्कन का पठार आपका स्थित है यहाँ पर। ओके, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नोट आउट करते चलो आप लोग, है ना। तो ये तो आपका जो है गुजरात है ये। अब ये क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन, दक्कन भी कहीं कहीं मिले, दक्कन का पठार, प्लेटू कहते हैं इसको, समझा देंगे कि कैसे शेप कहलाता है ये दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है ये पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ नीलगिरी की पहाड़ियां इस भाग में है। यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियां इस भाग में है। यहाँ पर जा करके ये घाट आपस में मिलते हैं और इसी के बीच में है आपका दक्कन का पठार। पश्चिम का भाग उठा हुआ है, दक्षिण का पश्चिम का भाग उठा हुआ है पठारी, और जो पूर्वी भाग है वो नीचे दबा हुआ है, इसलिए नदियों का बहाव पूरब की ओर हो जाता है। ओके, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो लेकिन अब हिस्सा है, पार्ट है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ओके, उसके बाद क्या, आप लोगों ने पढ़ा ना, समझ में आया होगा इतना। तो अब ये पठारी भाग में, पठार यहाँ की मृदा जो होती है काली होती है, कपास के मतलब कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो। तो ये हो गया। ओके, अब पठारी भाग में ये पठार कहाँ पर मिलता है, आकर के ये आप लोग लिखते रहेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पड़ता है नीलगिरी। ओके, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। ओके, नीलगिरी पहाड़ियां, यहाँ पर आकर के ये दोनों घाट मिल जाते हैं, पठारी भाग यहाँ पर खत्म होता है आपका। ओके, और इसी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां। क्या नाम है उनका, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ इस भाग में बना करके, उनको कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई। ओके, अन्नामलाई की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और एक पहाड़ी के नाम इसी के दक्षिण पड़ता है, वो है कार्डामोम की पहाड़ियां, कार्डामोम की पहाड़ियां। कार्डामोम माने क्या होता है, इलायची, इलायची इसी भाग में होता है ना। ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई और कार्डामोम। कार्डामोम में बहुत इलायची पैदा होती है, इलायची कोट के चाय में डाला जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, बहुत डिमांडफुल होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची सब यहाँ बहुत पैदा होता है। तो आप लोग को याद रखना है नीलगिरी, इनका ये जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट है। ओके, यहाँ पर आकर के ये मिल जाता है, क्या ये पठारी भाग आपस में ऐसे आकर मिल जाता है, ये दोनों घाट यही मिलते हैं आकर के। तो ये आपका दक्कन का पठार हो गया, है ना। दक्कन के पठार में कुछ दर्रे हैं, दर्रे तो आपको हिमालय में भी दिखेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो दर्रा माने पहाड़ों के बीच से बना हुआ प्राकृतिक रास्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पासेज। तो कौन कौन से पठार हैं, पठार में कौन कौन से दर्रे हैं, पासेज हैं, ये मैं आप लोग को बता देता हूं। पहला है कौन सा, थाल घाट। पहला कौन सा है, थाल घाट।
थाल घाट, थाल घाट। ओके, थाल घाट ये कहां पड़ता है आपका, कहां, महाराष्ट्र में, बंबई। दूसरा है भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट, है ना। एक है पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट, ये आपके दर्रे हैं, कहाँ के, याद रखना है, ये पश्चिमी सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट के ये दर्रे हैं, दर्रे हैं बेटा ये। ओके, दर्रे हैं, पासेज हैं, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, नोट करें। थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है इस भाग में, थाल घाट, और भोर घाट उसके दक्षिण में पड़ता है। ओके, पाल घाट कहाँ पड़ता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे और अन्नामलाई के बीच में पड़ता है, इस भाग में। ओके, इस भाग में पड़ता है क्या, पाल घाट। एक बार फिर बोल रहा हूं, पाल घाट ये कहां पड़ता है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में। थोड़ा स्पेस कम रहता है क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा है। ओके, जो बोल रहा हूं उसको भी सुनते रहें। थाल घाट आपका ये है ना, थाल घाट आपका ये है आपका भोर घाट। थोड़ा जानकारी के लिए और बता देता हूं मैं इसमें आप लोगों को, जो आपका थाल घाट है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है आपस में। ओके, मैं यहाँ पर ये लिखे देता हूं, ए बी सी, तो ए है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दोनों महाराष्ट्र में है। बी, ये मुंबई को पूना से जोड़ता है, भोर घाट। ओके, अब जो पाल घाट है, पाल घाट ये दर्रा आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, अब जो पाल घाट है ये कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है सी वाला कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को जोड़ता है किससे, हाँ पालक्कड़, पालक्कड़ से जोड़ता है। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, तमिलनाडु में पड़ता है, और पालक्कड़ ये पड़ता है केरल में। लिख लेंगे, ये सब डेप्थ वाली चीजें हैं, नॉलेज वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया ये दर्रे बहुत पूछा जाता है, नोट करें। ओके, तो ये आपका पठारी भाग हो गया, मालवा का पठार इस भाग में पड़ता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य में, छोटा नागपुर का पठार इस भाग में पड़ता है ना। तो आपने देखा ये दक्कन का पठार का ये स्ट्रक्चर देखा आपने। इसके बाद क्या आता है, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, पठारी भाग। ओके, पठारी भाग मैंने बताया आपको, पठारी भाग में यहां लिख देता हूं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, और ये क्या है आपका, और ये क्या है, अब समुद्र तटीय मैदान। ओके, समुद्र तटीय मैदान, ये कहां पर है आपके समुद्र तटीय मैदान, ये रहा, ये रहा बंगाल खाड़ी वाला, अरब सागर वाला। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये देखिए जो समुद्र तटीय मैदान ये वाला है, कहां वाला, पूर्वी घाट वाला, वो चौड़ा ज्यादा है, और जो पश्चिमी घाट वाला है वो चौड़ा कम है, आप लोग देख रहे हो, ये मैंने बता दिया है ना। ये कटा फटा कम है, ये कटा फटा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नदियों का जो बहाव है इस ओर है, तो उन्होंने इस भाग को ज्यादा काट दिया है, कटाई ज्यादा कर दी है। ओके, महानदी पड़ती है, गोदावरी पड़ती है, कृष्णा पड़ती है, फिर कावेरी पड़ती है। इन नदियों के जो डेल्टाई भाग है उन्होंने इस तट को बहुत ज्यादा काट दिया है। और ये जो भूभाग है ये उपजाऊ भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि तराई भाग है और सबसे ज्यादा डेवलप भी है, उपजाऊ मिट्टियों का भी क्षेत्र है, लेकिन कटापटा क्षेत्र भी ज्यादा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये कटापटा ज्यादा है, कौन सा, ये पूर्वी घाट वाला समुद्र तटीय मैदान, नदियों की वजह से सारा ढलान इस तरफ है ना। अब इन तटों को दो भागों में बांटा गया है, तटों को जो तट हैं, तटों
तटों को दो दो भाग में बांटा गया है, तटों को दो भागों में बांटा गया है। ओके, थोड़ा मार्कर नहीं सही चल रहा था। तटों को दो भागों में बांटा गया है। कैसे, देखिएगा, जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा गया है। मैं यहां ऐसे कर देता हूं, दो भागों में बांटा गया है पूर्वी घाट को। ओके, उत्तर का भाग, दक्षिण का भाग। अब जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाला भाग है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। उसके बाद जो दक्षिण वाला भाग है उसको हम कहते हैं क्या है, कोरोमंडल या कारोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार उत्तर में, याद हो जाएगा, कोरोमंडल ये दक्षिणी भाग है, कोरोमंडल दक्षिण में। अब जो आपका पश्चिमी घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है, शॉर्ट में पश्चिमी घाट जो है, ये भी दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। ये देखिए, दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर दक्षिण। अब जो उत्तर वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। इस भाग को कोंकण तट कहते हैं और इस भाग को हम कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। ओके, मालाबार, मालाबार तट कहते हैं। इतना तो समझ में आया है ना। तो मालाबार तट है, कोंकण तट कहाँ है, उत्तरी सरकार कहाँ है, सब जीके में बहुत पूछा जाता है। आप लोग ये बहुत फैक्चुअल चीजें मैं आप लोगों को के लिए आज लेकर के आया हूं, है ना। आप लोग को याद कर लेना है सब। उसके बाद बोर्ड भर चुका है ना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसके बाद आपका आता है द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश समुद्र से घिरा हुआ होता है। एक है अंडमान निकोबार और एक क्या है, लक्षद्वीप। राजधानी कहां, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो स्पेस देख करके मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ये आप लोगों ने नोट आउट कर लिया होगा। ये इसको मैं क्या इरेज कर देता हूं, थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं एक बार हट जाता हूं, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसको लिख लेंगे क्योंकि मैं अभी थोड़ा इरेज करने वाला हूं। आई थिंक इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ। ओके, द्वीपीय भाग, द्वीपीय भाग में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर है आपका क्या है, अंडमान निकोबार। ओके, अंडमान निकोबार पड़ता है, अंडमान निकोबार पड़ता है इस भाग में। ओके, अंडमान निकोबार, ओके, अंडमान निकोबार इस भाग में पड़ता है। राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है ना, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। राजधानी मध्य अंडमान में है, आपको याद रखना है। बहुत डेप्थ चीजें हैं। जो इस भाग में आपको दिख रहा है, जो इस भाग में आपको दिख रहा है, ये क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, है ना, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये बहुत पूछा जाता है, लिख लेंगे आप लोग, है ना। ये ग्रेट निकोबार में ही आपका क्या है, क्या है, इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। कैसा लग रहा है आप लोगों को, एकदम मस्त हो जाओ, रम जाओ उसी में। ओके, तो ये इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में ना। ये अंडमान है और अंडमान का जो ये वाला भाग है, ये यहाँ से ये बटा हुआ है, ये जल क्षेत्र है। इसको क्या नाम दिया गया है, 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। ओके, 10 डिग्री चैनल। ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है आपका अंडमान निकोबार। यहीं पर सेलुलर जेल है जहां पर पहले मतलब कैदियों को पकड़ करके जेल में डाला जाता था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ओके, आपका फिर यहाँ पर इस भाग में क्या पड़ता है, इस भाग में आपका पड़ता है क्या, ये इस भाग में आपका पड़ता है लक्षद्वीप, है ना। दिख रहा होगा, आई थिंक सभी लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो सुन लेते हैं, सुन लो। लक्षद्वीप, बहुत सारे द्वीपों का ये समूह है
है ना। मुस्लिम आबादी भी यहाँ बढ़िया ज़्यादा है और व्यापार के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी क्या है इसकी? कावारत्ती। और ये कहाँ पड़ता है? अरेबियन सी में, यानी कि वो इंडियन ओशियन में भी कह सकते हो आप लोग, ये सही माना जाएगा ना। तो ये जो मैंने आप लोगों को आज बताया ये द्वीपीय प्रदेश, ये द्वीपीय प्रदेश है ना। तो द्वीपीय प्रदेश मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा आज? उत्तर का क्या पर्वतीय प्रदेश देखा आप लोगों ने विद फैक्ट, है ना। 8616 ये कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। ओके, और ये बाकी ये वाला मकालू, लहोसे और माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ओके, नेपाल में। गॉडविन ऑस्टिन यहाँ भारत के पास पड़ता है। ओके, भारत। तो इसके बाद आपको मैंने बताया उत्तर का विशाल मैदान बताया विद फैक्ट, गंगा यमुना सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र। उसके बाद मैंने आपको बताया समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान मैंने आप लोगों को बताया और कितने भाग में वो बटा हुआ है वो भी आप लोग को लिख लेना है। कौन कौन से तट हैं? उत्तरी सरकार, निकोबार सॉरी, वो क्या नाम था, कोरोमंडल, ये पश्चिमी घाट के कौन कौन समुद्र तट मैदान है उसको कहते हैं मालाबार, और ये कोंकण तट है। उसके बाद आपका पड़ता है क्या है? दक्कन का पठार पड़ता है, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है, थोड़ा बोलते बोलते खांसी आ जाती है। दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार को मैंने समझा दिया किन किन चीजों से घिरा हुआ है। और ये आपको जरूर याद रख लेना है बेटा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नदी जो मैंने बताई कहाँ से एंट्री करती है, क्षेत्रफल कितना है, ग्रेट निकोबार, ये द्वीपीय प्रदेश मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये सब भौतिक विभाजन मैंने आप लोगों को आज बता दिया है। बताने को तो बहुत कुछ रहता है ना, ऐसे ही मैं वीडियो लेकर के आया करूंगा आप लोगों के लिए, फैक्ट लेकर के आया करूंगा। बस खाली लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो मरुस्थलीय भाग हो गया। एक यहाँ पर एक भूभाग पड़ता है जिसको कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। ओके, इरेज करता हूँ। ये है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर लिख लो। अरावली, अरावली कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ओके, राजस्थान में। इसकी सही लोकेशन कोई पूछे तो गुजरात के उत्तर में से लेकर के शुरू होता है और दिल्ली तक ये जाता है, दिल्ली तक इसका विस्तार है। किसका? अरावली पहाड़ियों का। माउंट आबू इसी पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू जो है इसी पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो है, और इस भाग में थार, मतलब कि अरावली पहाड़ी के वेस्ट में, पश्चिम में क्या है आपका? थार का मरुस्थल है, और चोलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान वाला है। ठीक है, तो अरावली, और इन्हीं पहाड़ियों की वजह से इस भूभाग में वर्षा कम होती है, मानसून को ये आगे बढ़ने नहीं देता है, ब्रेक कर देता है, तो रेयर पानी बरसता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को भारत का भौतिक विभाजन बताया, फिजिकल डिवीजन बताया। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग ना। तो फिगर बनाइए और लग जाइए, कंपटीशन को बीट करना है। क्यों नहीं हो सकता यार, इंसान ही तो करता है, इंसान ही तो करता है, कोई ऊपर से आएगा नहीं। रास्ता रोकने वाले बहुत हैं, चलने का काम आपका है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे फैक्ट्स के साथ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।